उमर खालिद को आज़ाद करो। जो आज मुसलमानों के साथ होता है वो बाकी सोशल सेगमेंट्स के साथ कल नहीं, मुझे लगता है शाम को ही हो जाता है। सुबह को मुसलमान के साथ जो होता है वो शाम को बाकी हिस्सों के साथ हो जाता है। सरकार और उसकी नैरेटिव हिली हुई है। सरकार भी और सरकार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी अपने नैरेटिव की जो कमज़ोरियां हैं वो समझने लगे हैं। दक्षिणपंथी ताकतें हैं, उन्होंने एक एंटी मुस्लिम राइट को दिल्ली में आयोजित किया। ना वो मुसलमान भी नहीं थे, वो फेलो कास्ट ग्रुप्स भी नहीं थे, दलित भी नहीं थे, आदिवासी भी नहीं थे, किसान भी नहीं थे, मजदूर बैकग्राउंड के भी नहीं थे, जिनको हम कहते हैं सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम इंडियंस। वो मेन स्ट्रीम इंडियंस जो कि रिपीटेडली दे वोट फॉर नरेंद्र मोदी और उनको पावर में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन लोगों ने कहा कि जब हमने सुना कि हम दहशतगर्द हैं, जब एजुकेशन HRD मिनिस्टर ने धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये कोई प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये दहशतगर्द है, तो कहने लगे कि हमारी आंखों की हमारी नींद उड़ गई रातों की। और जब पहली बार हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हमें दहशतगर्द कह रहे हैं तो वाकई पे उमर खालिद दहशतगर्द नहीं हो सकता। उससे पहले तक ये जो प्रोटेस्टर्स थे वो ये सोच रहे थे कि उमर खालिद को देखिए, इससे एक लंबी डिबेट है और ऐसा नहीं है कि लिबरल और डेमोक्रेटिक सेक्शन में भी ये डिबेट है कि उमर खालिद या लेट्स से मुस्लिम्स इन जनरल क्या दे हैव बिकम अ पॉलिटिकल लायबिलिटी फॉर एनी करंट और फ्यूचर प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स। कि क्या सबसे पहले आपको कोई भी आप प्रोटेस्ट शुरू कीजिए, सबसे पहले कहिए कि उमर खालिद जिंदाबाद या उमर खालिद को आज़ाद करो। और ये कहते ही जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है पूरी, मतलब ये कहना गलत नहीं है लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा एज ए मैटर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कि क्या ऐसा कहते ही एक बड़े सेक्शन सोसाइटी के उसको क्या आप अलग कर देंगे। क्योंकि जिस तरह से उसको स्पिन किया जाएगा प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए कि देखिए ये उमर खालिद वाले लोग हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये ISI वाले लोग हैं, ये CIA वटेवर वटेवर, तो इस पर भी बहस लगातार होती रही। लेकिन मुझे लगता है कि ये काम आसान कर दिया खुद एजुकेशन मिनिस्टर उस वक्त के धर्मेंद्र प्रधान ने कि उन्होंने खुद ही प्रोटेस्टर्स को दहशतगर्द कह दिया। तो ये तो अच्छी बात हो गई। आपकी बात का एक जनरल आंसर मैं देना चाहती हूँ कि मेरा हमेशा से यकीन रहा है और पिछले 10-12 साल में यकीन पुख्ता हुआ है कि जो आज कश्मीरियों के साथ होता है वो कल हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों के साथ होगा। जो आज मुसलमानों के साथ होता है वो बाकी सोशल सेगमेंट्स के साथ कल नहीं, मुझे लगता है शाम को ही हो जाता है। सुबह को मुसलमान के साथ जो होता है वो शाम को बाकी हिस्सों के साथ हो जाता है। तो सिर्फ इतना कीजिए कि एक बार ये देख लीजिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है और एक बार ये देख लीजिए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आने वाला कल कैसा होने वाला है। आपके दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि दूसरे सवाल पूछने वाली ने एक तरह से आप पहले वाले का जवाब दिया। मेरा मानना है कि लोग अपने ख़यालात सिर्फ एक भाषण सुन के या किसी विचारधारात्मक परिवर्तन की वजह से नहीं, मतलब उसका एक रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक इफ़ेक्ट पड़ता है वो है आपके एक्सपीरियंस का, तजुर्बे का। जो जेन ज़ी के छात्रों ने जंतर मंतर में सहा, जो उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स उन्होंने अपनी आँखों से देखा, जिस तरह से उन्होंने देखा कि बाकी जो मीडिया, अगर कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसे लोग थे जिनको इन बड़े चैनलों पे थोड़ा सा भरोसा था, तो इनके रवैया से जो है वो पूरा भरोसा ख़त्म हो चुका है। और ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है कि मैं या आरफा या पूर्वानंद 10 भाषण दे दें, लेकिन ये लिव्ड एक्सपीरियंस का जो असर है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। और मैं मानता हूँ कि जो हुआ है ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से सरकार और उसकी नैरेटिव हिली हुई है। किसी ने JNU, आपने JNU का जिक्र किया, जहाँ पे इवेंट जो है वो ऑडिटोरियम को कैंसिल कर दिया गया। और मैंने JNU के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो एक तरह से अनाउंसमेंट जारी किया गया इसको जस्टिफाई करने के लिए, मैंने इसको बारीकी से पढ़ा। इंटरेस्टिंगली JNU की जो वाइस चांसलर हैं, JNU के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इस इवेंट को हमने इसलिए रद्द किया है क्योंकि उमर खालिद का नाम है।
उनमें इतनी भी बहादुरी नहीं है अपने विचारों के साथ स्टैंड करने का कि वो खुल के बोलें कि हमारी नज़रों में उमर खालिद एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, उसकी किताब पे कैसे डिस्कस। उन्होंने अपने आप को किसी औपचारिक फॉर्मल रूल के पीछे छुपाने की कोशिश की, वो भी गलत था। तो मुझे लगता है कि सरकार भी और सरकार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी अपने नैरेटिव की जो कमज़ोरियां हैं वो समझने लगे और वो देख रहे हैं कि भाई ये जितना आसान था 2 साल पहले, 5 साल पहले किसी आइडिया को पुश करना, अब शायद इतना आसान नहीं है। तो सिचुएशन काफ़ी बदल चुका है और मैं उस तरह से पागलपन का दौर तो है ही, लेकिन इससे निकलने का रास्ता भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपका सवाल था सर, एक्चुअली इंटरनेशनली लिमिटेड रोल है, आईसीजे इंडिविजुअल केसेस नहीं लेता है। नहीं, आईसीजे डज नॉट टेक इंडिविजुअल केसेस। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कंसिडर इंडिविजुअल केसेस एंड इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है और उसके चलते जो स्पेशल रैपोर्टर्स हैं उनका एक रोल है और वो रोल वो अदा कर रहे हैं। कई बार उन्होंने उमर खालिद के केस को उठाया है और लोगों के केस को भी उठाया है और एक तरह से भारत सरकार को मजबूर किया कि आप जवाब दो। भारत सरकार उल्टा सीधा जवाब देता है, लेकिन एक किस्म की एक अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के थ्रू देखने को मिलता है और उसको भी मुझे लगता है कि उसको पुश करना चाहिए। आखिरी पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि आपका जो सवाल था पुणे में, देखिए हम अक्सर भूल जाते हैं कि उमर खालिद के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया 2020 में, इसके पीछे जो बहुत बड़ी साजिश जो थी वो ये कि हमारे आँखों के सामने जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं उन्होंने एक एंटी मुस्लिम राइट को दिल्ली में आयोजित किया और पुलिस की देखरेख में 3 दिन तक लोगों का कत्लेआम हुआ, प्रॉपर्टीज़ गिराई गई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को गिराए गए, दुकान को जलाए गए। और हमको भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो जो कम्युनल वायलेंस था वो किसके खिलाफ डायरेक्टेड था। अधिकांश जो इसके विक्टिम्स थे वो मुसलमान थे, लेकिन नैरेटिव को बदलने के लिए ये बताया गया कि नहीं, सीएए वालों ने, एंटी सीएए वालों ने इसको किया और उमर खालिद को फंसाने की कोशिश की। तो कहने का मतलब कि उमर खालिद और बाकी लोगों को आप उनके साथ नाइंसाफ़ी तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो असली दंगाई हैं, जो असली राइटर हैं, जो असली लोग हैं जिन्होंने उस राइट को अंजाम दिया, वो सब अभी आज़ाद घूम रहे हैं। जिन्होंने स्लोगन उठाए गोली मारो सालों को, वो सब खुलेआम घूम रहे हैं और कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया इनके खिलाफ। तो ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपका एक सवाल था कि उमर खालिद के बारे में हमेशा एक नकारात्मक बात की जाती है, आपने कहा। उसका जवाब सिर्फ एक है कि आप उमर खालिद की बात करें, उमर खालिद की बात करें, उसमें संकोच ना करें। अगर कोई आपसे, जो आरफा ने कहा उससे मैं एक हद तक सहमत हूँ, यानी मैं एक विषय को लेकर अगर आंदोलन कर रहा हूँ या सभा कर रहा हूँ और उसमें आकर अगर कोई मुझसे ये पूछे कि उमर खालिद के बारे में आपकी क्या राय है, तो मुझ में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं कहूँ कि मेरी ये राय है। हालांकि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरी सभा से इस सवाल का, लेकिन इस सवाल का जवाब देने में हिचकिचाहट क्यों, किसी भी तरह की हिचकिचाहट। ये जो हिचकिचाहट हमारे भीतर है जिसमें हम बचना चाहते हैं, उमर खालिद का नाम नहीं लेना चाहते हैं या शर्जील इमाम का नाम नहीं लेना चाहते, इस हिचकिचाहट की वजह से ही उमर खालिद एक संदिग्ध नाम बना हुआ है। इस हिचकिचाहट से हमें बाहर निकलना चाहिए और ये बात करनी चाहिए कि 9 फरवरी 2016 का जो वीडियो था, जो एक टेलीविज़न चैनल ने चलाया, उस वीडियो के प्रोड्यूसर ने बतलाया कि वो पूरा वीडियो फर्जी था। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। 2016 10 साल पुराना हो गया।
बहुत लोग इन बातों को भूल गए हैं और हम में से भी ज़्यादातर लोगों को इसका ख्याल नहीं रहता कि हम जाने कि हुआ क्या था। तो और यह है कि उमर खालिद को इसका हक था। एक तो 2016 का मुकदमा और एक 2020 का मुकदमा। तो उमर खालिद को प्रतीक किस चीज़ का बनाया जा रहा है, सिंबल किस चीज़ का बनाया जा रहा है, इस पर भी बात करने की हमें। तो आपने नॉर्मलाइज करने के लिए कहा, मैं कह रहा हूँ ह्यूमनाइज करना, जिसको आप कहते हैं। तो उमर खालिद के बारे में बात करने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले अपने भीतर ये विश्वास लाना जरूरी है, मेरी इस सभा को कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे इस आंदोलन को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं इस सवाल से भागूंगा नहीं, बचूंगा नहीं। तो यह एक बात सबको ध्यान दें। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।